हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स प्लीज। दोस्तों हम लोग कर रहे थे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 जो कि है नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का ये हमारा पार्ट 2 है, ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 3 के लिए वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले की सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 2 की अपलोड कर दी है। तो दोस्तों आज पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना मेथड नंबर 2, जो कि है मैंने आप लोगों को सारे के सारे मेथड एक ग्राफ के थ्रू समझाया था कि कितने मेथड्स हैं और कितने क्या क्या पार्ट बनने वाले हैं। जो कि देखो मैंने कहा था मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमें क्या है, सबसे फर्स्ट मेथड जो है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे फर्स्ट मेथड क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो मेथड हैं, कौन कौन से, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब उसके बाद है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड और फिर है कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड्स बस सुपर प्रॉफिट सिंगल है, कैपिटलाइजेशन के अंदर भी दो है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये पूरा चार्ट मैंने समझाया था आपको पिछले लेक्चर में, यानी पार्ट 1 में, गुडविल का पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 का जो पार्ट 1 है उसमें मैंने ये सारी चीज़ें समझाई थी। और पार्ट 1 में हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया था, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो फर्स्ट मेथड है सिंपल एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में दो मेथड है, एक सिंपल एक वेटेज। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने P1 यानी पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। अच्छा सर, और पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? पहले पार्ट 1 में हमने पढ़ा था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का मीनिंग क्या होता है। हमने क्या क्या पढ़ा था, गुडविल की मीनिंग क्या होती है, गुडविल की मीनिंग क्या होती है, गुडविल की कैलकुलेशन क्यों की जाती है, यानी नीड क्या है, नीड फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ गुडविल, नीड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, है ना, नीड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। और सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से ये सारी चीज़ हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। और प्लस पार्ट 1 में हमने 3 to 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है दोस्तों। सिंपल सी बात है कि मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी इसलिए होती है क्योंकि हर पार्ट में मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूँ, जो कि कोई भी नहीं कराता है। हर पार्ट में मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको कराए हैं, कम से कम हर पार्ट में आपको 3 से 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आपके सारे कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट उससे कवर हो जाते हैं। तो अगर हर वीडियो में मैं 4 क्वेश्चन या 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कराऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी। कॉन्सेप्ट मैं पूरा दे देता हूं ताकि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, और एक बार आपने पढ़ लिया तो आपने पढ़ लिया, नोट डाउन करो, आपकी कहानी ख़त्म है, ठीक है। तो मैंने पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में एवरेज प्रॉफिट मेथड का सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड करा दिया था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ये मैंने करा दिया था, साथ में इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा दिए थे। मैंने आपको ये भी समझाया था कि कोई सा भी मेथड हो, हर मेथड में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन आते हैं, यानी नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, और एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें पास्ट एडजस्टमेंट्स करनी होती है। अब देखो मैंने आप लोगों को हर वीडियो में 2-3 क्वेश्चन इसके कराए हैं और 2-3 क्वेश्चन इसके कराए हैं। आज सर बहुत टाइम पास हो गया, आज हमें क्या करना है, देखो आज की वीडियो भी थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट 2 है हमारा, पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ, ये हमारा कौन सा है, पार्ट 2। और पार्ट 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी देखो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन जिसमें पास्ट एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें पहले के कुछ एडजस्टमेंट करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सर आज हम वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड करेंगे, और सर वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ साथ क्या करेंगे, बस वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड समझेंगे, इसमें देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, वो देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे सर, उसके बाद हम इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे सर किसके, सर वेटेज एवरेज प्रॉफिट में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है वो आपके लिए टफ बन जाता है। एडजस्टमेंट अच्छे से समझ लो और फिर आपका आगे का सारा मेथड भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड का पार्ट 2 यानी वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर पार्ट 3 में सुपर पढ़ेंगे और पार्ट 4 में कैपिटलाइजेशन का मैं दोनों एक साथ ही करा दूंगा। तो चलो सबसे पहले अगर बात करो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड,
तो मैंने सिंपल वाला करा दिया था पिछले लेक्चर 1 में। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड को ना सिंपली एक मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। ये जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक बहुत सिंपल है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 14 है। आपका जो टी.एस. गिरवाल बुक है, टी.एस. गिरवाल जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 14 है। बहुत सिंपल करंट एडिशन का बुक है, यानी जो इसी साल का न्यू बुक है उसके हिसाब से मैंने 14 देखा है। चलो जी, क्या लिखा देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है सर। उसके बाद क्या बोला, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स ऑफ परचेज। चलो सर, परचेजिंग ईयर तो समझ में आया, कितना है परचेजिंग ईयर? परचेजिंग ईयर कितना हमारे पास? ये परचेजिंग ईयर का क्या मतलब होता है ये भी मैंने पार्ट 1 में समझा दिया था। ठीक है। परचेज ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइंग वेट 1 2 3 4 5, वेट दिया हुआ 1 2 3 4 5। ठीक है जी। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 16 18 19, कह रहा है कि जो प्रॉफिट दिए हुए ना सारे प्रॉफिट को वेट असाइन करके और आप क्या करो, गुडविल निकालो। तो वेट असाइन करके जब गुडविल निकाला जाता है वो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही निकाला जाता है। सर आपने हमें फॉर्मूला तो बताया नहीं, सीधा मैं क्वेश्चन ही कराता हूँ ना। देखो ना, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ईयर, यानी कौन से ईयर का है। तो सर सबसे पहले है 2015, फिर क्या है 2016, फिर क्या है सर 17, फिर क्या 18 और फिर क्या है 19। उसके बाद हम लिखते हैं प्रॉफिट। तो सर प्रॉफिट है हमारे पास, पहला है 20,000, फिर हमारे पास 24,000, फिर हमारे पास 30,000 और फिर सर है 25 और देन लास्ट है हमारा 18,000, 18,000 रुपये। ठीक है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे वेट। वेट क्या है क्या नहीं मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से। देखो वेट क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है। और फिर यहाँ पर निकालेंगे टोटल वेटेज प्रॉफिट, टोटल वेटेज प्रॉफिट। ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखो यहाँ तक मैंने कर दिया। अब मेरे को टोटल वेटेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो सर एक काम करो ना, टोटल वेटेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको इसको मान लेते हैं हम लोग डी। तो टोटल वेटेज प्रॉफिट हमेशा क्या निकलता, प्रॉफिट इनटू वेट, प्रॉफिट इनटू वेट, यानी बी इंटू सी। कॉलम बी इंटू सी को इंटू कर दो। सर क्या हमेशा बी इंटू सी नहीं, आप कुछ और लिख सकते हो, 1 2 3 भी लिख सकते हो। तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, कुछ भी। हमेशा प्रॉफिट इंटू वेट करोगे, प्रॉफिट को वेट से इंटू करोगे तो टोटल वेटेज प्रॉफिट निकलेगा। कितना है सर, 20 इंटू 1, कितना है सर 20,000 रुपये। ठीक है। 24 इंटू 2, तो सर 48,000, 48,000 रुपये। 30 इंटू 3 कितना आएगा, 90,000, 90,000 रुपये। 25 इंटू 4 कितना आएगा, 1 लाख। और 18 इंटू 5 कितना आएगा, 90,000, 90,000 रुपये आएगा। चलो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम टोटल कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सर टोटल की, तो वेट का भी टोटल करना है तो कितना आएगा, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 15, 15 आ रहा है टोटल वेट। और टोटल अगर मैं प्रॉफिट का भी, टोटल प्रॉफिट का मैं करूँ तो कितना आएगा, 20,000 प्लस 48,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 90,000। ठीक है। तो ये आएगा 3,48,000। बाकी आप लोग कैलकुलेशन एक बार देख लेना। ठीक है। अब ये मेरा निकल गया टोटल वेटेज प्रॉफिट, ये मेरा निकल गया टोटल वेटेज प्रॉफिट और ये टोटल वेट निकल गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली डिवाइड कर दूंगा, एवरेज वेटेज प्रॉफिट आ जाएगा। देखो अब एक बात इसमें मैं समझाना चाहता हूँ, ये वेट जो है ये सर क्या हमेशा 1 2 3 4 5 ही रहेगा। हाँ, जितने साल का प्रॉफिट उतने साल का वेट। अगर प्रॉफिट दिया 3 साल का, मान लो ऐसे दिया प्रॉफिट 2000, देखो थोड़ा सा समझ लो, इधर देखते हैं थोड़ा सा ना। मान लो कि प्रॉफिट दिया हुआ 4 साल का, 2016 2017
2018 और 2019, बस इतना ही 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ। कुछ भी, एक का दिया 10,000, यहाँ दिया है 15,000, यहाँ लॉस दिया है 20,000, लॉस दिया है 20,000, और यहाँ दिया 30,000, 30,000। ये हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सर वेट क्या बनेगा? तो आपके क्वेश्चन में आपको वेट दिया हो या ना दिया, वेट क्या बनेगा? 1 2 3 4। कोई दिक्कत इसमें? हमेशा वेट ऐसे बनाएंगे, जितने साल का प्रॉफिट इतने वेट होंगे। अच्छा सर, अगर रिवर्स दिया हो तो रिवर्स का मतलब क्या है? देखो प्रॉफिट यहाँ पे क्या लिखा मैंने, यहाँ लिखा मैंने लॉस, तो भी वेट दिया हुआ। प्रॉफिट या लॉस से कोई मतलब नहीं है, वेट आपका तो आएगा ही आएगा। फिर ये इनटू करोगे कितना आएगा पता है? 60,000 का लॉस आएगा। फिर जब इस सबको ऐड करोगे ना, यहाँ कितना आएगा? 10,000 का वेटेज एवरेज प्रॉफिट, वेटेज टोटल वेट प्रॉफिट, टोटल वेटेज प्रॉफिट कितना आएगा? टोटल वेटेज प्रॉफिट आएगा 10,000, यहाँ आएगा 30,000, यहाँ आएगा माइनस का 60 यानी लॉस, और यहाँ आएगा 1,20,000। अब क्या करोगे? इसको ऐड करोगे और इसको क्या करोगे? माइनस करोगे, मेरा टोटल आ जाएगा। ठीक है। अगर रिवर्स में दिया हो तो क्या करेंगे? रिवर्स में दिया हो तो क्या करेंगे? रिवर्स का मतलब क्या है कि मतलब इस ऑर्डर में दिया हो कि सर प्रॉफिट ना ऐसे दिया हुआ था 2019, फिर दिया हुआ था 2018, फिर दिया हुआ था 2017, फिर दिया हुआ था 2016, फिर दिया हुआ था 2015, कुछ इस टाइप का प्रॉफिट दिया हुआ था। ठीक है। यहाँ पे मान लें 10K, 15,000, 20,000, कुछ भी मान लेते हैं, 12,000, 8,000, कुछ भी। ठीक है। ये मैंने मान लिया, ये मेरा ईयर हो गया और ये मेरा प्रॉफिट हो गया। तो सर अगर ऐसा दिया होगा मेरा प्रॉफिट, तब मेरा वेट क्या होगा? तब मेरा वेट क्या होगा? ठीक है ना। तो क्या अभी वेट 1 2 3 4 5 होगा? नहीं, अब वेट मेरा ऐसे नहीं होगा। मेरा वेट होगा सबसे लेटेस्ट का सबसे हाईएस्ट वेट दिया जाता है, सबसे लेटेस्ट का सबसे हाईएस्ट वेट कितना? ये मेरा 2019, यानी कितना आएगा? 1 2 3 4 5, यानी वेट बनेगा 5 4 3 2 1। यहाँ वेट क्या बना है? 1 2 3 4, और यहाँ वेट क्या बना है? 5 4 3 2 1। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या था? 16 17 18 19, यहाँ पे इस ऑर्डर में था। यहाँ पे ऑर्डर देखो क्या है? 19 18 17 16 15 ऑर्डर, तो फिर उसी ऑर्डर में 5 4 3 2 1, यानी सबसे लेटेस्ट को सबसे हाईएस्ट वेट, यानी सबसे नए वाले को। इसमें सबसे नया क्या है सर? 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16। देखो 4 3 2 1, रिवर्स देखा जाए तो इसमें क्या है? 19 18 17 16 15, 5 4 3 2 1। एक सिंपल सी चीज़ है, सबको पता होता है, फिर ही मैंने बता दिया ताकि ये बेसिक चीज़ें छूट ना जाए। ठीक है। तो वेट ऐसे असाइन करना है सबको। लॉस वाले को भी वेट दिया जाता है, लॉस में भी या प्रॉफिट में भी कोई फ़र्क नहीं है। अगर लॉस होगा, जैसे यहाँ पे लॉस है, तो इस लॉस को इन सब को प्लस करेंगे और इसको क्या करेंगे? माइनस। मतलब क्या? देखो 1,20,000 में से अगर 60 माइनस करूँ कितना आएगा? 60,000। 60 और प्लस 60 और 30 कितना आएगा सर? 90। 90 और 10 कितना आएगा? 1,00,000। तो अगर मैं टोटल करूँगा तो यहाँ पे कितना लिखूँगा मैं? 1,00,000 रुपये टोटल लिखूँगा। ठीक है। या फिर पहले इन तीनों को ऐड कर लो और लास्ट में इसको माइनस कर दो तो भी 1,00,000 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत सिंपल है। वेट असाइन करते समय ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। ठीक है। अब सर हमने वेट असाइन कर दिया, टोटल वेटेज प्रॉफिट भी निकाल दिया। वेट असाइन कर दिया और टोटल वेटेज प्रॉफिट भी निकाल दिया। ये देखो ये क्या आ गया मेरा? टोटल वेटेज प्रॉफिट। तो अब ख़त्म क्वेश्चन। अब बहुत सिंपल है। अब मुझे क्या निकालना है? तो अब मुझे निकालना है एवरेज वेटेज प्रॉफिट। क्या निकालना है? एवरेज वेटेज प्रॉफिट। एवरेज वेटेज प्रॉफिट। तो एवरेज वेटेज प्रॉफिट कैसा निकलता है सर? टोटल वेटेज प्रॉफिट, टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स, डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो देखो एवरेज वेटेज टोटल प्रॉफिट कितना हमारे पास? तो सर टोटल प्रॉफिट है ये जो हमने निकाला था। टोटल वेटेज प्रॉफिट कितना था? 348, 3,48,000 रुपये, 3,48,000 डिवाइड करो टोटल वेट से। टोटल वेट कितना है मेरा? 15। ठीक है सर। तो मेरा वेटेज एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? तो अगर मैं इसको 15 से डिवाइड करूं तो मेरा आएगा 23,200 रुपये आ गया। ये मेरा क्या है?
तो सर ये मेरा एवरेज प्रॉफिट नहीं, एवरेज वेटेज प्रॉफिट आया है, एवरेज वेटेज प्रॉफिट। ठीक है जी, तो एवरेज वेटेज प्रॉफिट ऐसे निकाल लोगे। लॉस होता तो लॉस को माइनस करके यहाँ पे टोटल जो आता वही आता, और डिवाइड तो वही टोटल वेट से ही करेंगे, आपको पता है। सर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कहानी ख़त्म है। सर गुडविल कैसे निकालेंगे, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है हमारा, गुडविल का हमारा फॉर्मूला है, गुडविल का हमारा फॉर्मूला है टोटल, सॉरी गुडविल का फॉर्मूला क्या हमारा, एवरेज वेटेज प्रॉफिट, एवरेज वेटेज प्रॉफिट, एवरेज वेटेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर या नंबर ऑफ ईयर परचेज, कुछ भी लिख सकते हो। तो टोटल वेटेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरा, तो सर एवरेज प्रॉफिट है 23,200। वहाँ सिर्फ एवरेज प्रॉफिट था पिछले लेक्चर में, यानी सिंपल एवरेज प्रॉफिट में क्या था, एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे एवरेज वेटेज प्रॉफिट, बस इतना ही चेंज है, इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। अब नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, हमने लिखा था कहीं, हाँ सर 3 साल दिया हुआ था। कितना साल दिया हुआ था, यहाँ पे देखो 3 इयर्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 साल मेंशन कर देंगे। कितना, तो ये मेरा जो भी आएगा मेरा गुडविल आ जाएगा रुपीज़ में, इनटू करो 3 से, तो ये आएगा 69,600। लो ये मेरा हो गया सिंपल। ठीक है, ये मेरा वेटेज एवरेज प्रॉफिट का सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसमें मैंने कोई सा भी एडजस्टमेंट्स नहीं किया, कोई सा भी एडजस्टमेंट मैंने इसमें नहीं किया है, सिंपल मैंने किया, जो क्वेश्चन था वैसे मैंने कर दिया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हमें करना है एडजस्टमेंट्स, जिसमें क्या करने हैं हमें एडजस्टमेंट्स। देखो अब ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्या है, आप लिख लेना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है सर, क्यों इम्पोर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स है, आपको एडजस्टमेंट सारे समझ में आने चाहिए ताकि आप किसी भी क्वेश्चन का एडजस्टमेंट कर सको। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें जो पास्ट एडजस्टमेंट्स है, यानी जो इसमें एडजस्टमेंट्स करनी है वो एडजस्टमेंट बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और ये एडजस्टमेंट लगभग हर क्वेश्चन में पूछता है। ध्यान देना क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स ऑफ परचेज ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट। कह रहा है कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से क्या करना, आपको क्या करना है, गुडविल निकालना है। परचेजिंग कितना है, 3 इयर्स, यहाँ लिख देते हैं सर, परचेजिंग ईयर है हमारे पास 3 साल। चलो जी ठीक है, द लास्ट 4 ईयर द प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर कितना है मेरे पास, 16, 17, 18, 19 तक का प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, उसके बाद बोला है द वेट असाइन, वेट दिया हुआ 1, 16 का 1, 17 का 2, 18 का 3 और 19 का 4। वैसे भी अगर वेट नहीं भी देता तो भी हम ऐसे ही करते ना, 1 2 3 4। क्यों सर 1 2 3 4 क्यों करते हैं, क्योंकि देखो क्या लिखा है, 16, 17, 18, 19। अगर 19, 18, 17, 16 होता 4 3 2 1 रिवर्स जाता। ठीक है ना, तो ये तो हमें बताइए, अभी सर ने बता दिया। एडजस्टमेंट्स देखो, ये 3 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, मेन ये 3 है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, सारी चीज़ें लिख लेते हैं, फिर उसमें क्या करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स कर देंगे। ठीक है ना, या पहले हम चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ ही लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 अप्रैल 2016 अ मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन फॉर ₹10,000। कह रहा है कि 1 अप्रैल 2016 को हमने एक मेजर प्लांट रिपेयर कराया था, कितने का, 10,000 रुपये का। विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू, जो हमने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया एज रेवेन्यू। एज रेवेन्यू का मतलब क्या है, उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया तुमने, क्योंकि सारे के सारे रेवेन्यू होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस कहाँ जाता है, पीएनएल में, तो पीएनएल में आपने दिखा देता है, नहीं उस साल का प्रॉफिट में क्या होगा, इफेक्ट तो आया होगा। ठीक है सर, द सम इज टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल, और कह रहा है कि उसको हमें कैपिटलाइज करना था, और कहाँ दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया। सर कहाँ लिखा, प्रॉफिट लॉस में दिखा है। रेवेन्यू का मतलब क्या है, चार्ज एज रेवेन्यू का मतलब है कि हमने उसको एज रेवेन्यू चार्ज कर दिया, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर दिया। ठीक है, सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ जाते हैं,
P&L में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में। ठीक है ना। कह रहा है कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी WDV मेथड के हिसाब से उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाना था। अब तुमने P&L में भेज दिया, डेप्रिसिएशन कहाँ से लगाओगा, सारी गलतियाँ, बहुत सारी गलतियाँ, ये ठीक करना है। पहला गलती क्या, P&L में नहीं भेजना चाहिए था, P&L से मुझे माइनस करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में जाकर प्लस दिखाना पड़ेगा। उसके बाद मुझे डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए था, डेप्रिसिएशन वहाँ से माइनस करके प्रॉफिट लॉस में प्लस करके दिखाना पड़ेगा। क्या लिखा, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 2018 ओवर वैल्यूड बाई 1000 एंड 2000। क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड कर दी गई है। उसके बाद कवर मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ एनुअल चार्जेस ₹5000 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। ये सारी चीज़ें एडजस्टमेंट दी हुई है। सर क्या मतलब इन एडजस्टमेंट्स का, अभी एक एक करके क्वेश्चन के साथ समझाता हूँ। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर एक एक एडजस्टमेंट आपको समझ में भी आ जाएगा। तो अगर बात करें सबसे पहले प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट हमारा क्या है सर, तो सर 16, 17, 18, 19 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो फटाफट हम क्या करते हैं, फॉर्मेट में प्रॉफिट लिख देते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट क्या हमारा, ईयर, यानी 2016, 2017, 2018 और 2019। उसके बाद हमारा क्या, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमारा कितना है, तो सर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है 16 का 25,000, फिर 27, 46 और 53। कितना सर, 25 और 27। तो पहले 25 और 27 लिख देते हैं। तो सर प्रॉफिट है 25,000, सेकेंड है 27,000, और थर्ड और फोर्थ कितना था हमारा, थर्ड है हमारा 46,900 और 53,810। 46,900, 46,900, 53,810। अब उसके बाद बात करते हैं सर एडजस्टमेंट्स की। तो एडजस्टमेंट जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे हम कर देते हैं। यहाँ क्या लिखा, ध्यान से देखना, आपका इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट्स ही है। मैं क्वेश्चन कराता हूँ क्योंकि ये आपके एडजस्टमेंट समझ में आ जाए आपको। लिखा है 1 अप्रैल 2016, कह रहा है 1 अप्रैल 2016 यानी 1 अप्रैल 2016 की एडजस्टमेंट से। अब मेरे को ज़रा बताओ, ये 1 अप्रैल 2016 ये किस ईयर में आएगा, इसका ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2017। यानी पहली बात तो ये समझ लो कि 1 अप्रैल 2016 का एडजस्टमेंट है, यानी किस साल में आना, तो सर इस साल में आना है, इसमें नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा, इसकी एडजस्टमेंट 2017 के अंदर आएगा। क्योंकि 1 अप्रैल का जो था, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये इसका अकाउंटिंग पीरियड है 2017 वाले का। तो 2017 में ही एडजस्टमेंट की जाएगी, ना कि 2016 में। ठीक है सर, ये बात तो समझ में हमें आती है कि 2016 में एडजस्टमेंट की जाएगी। अब सर एडजस्टमेंट्स क्या होगा ये बताओ। A major plant repair was undertaken for ₹10,000। ये कह रहा है कि बहुत बड़ा मेजर प्लांट रिपेयर कराया गया था 10,000 रुपये का। मेजर प्लांट रिपेयर कराया गया था 10,000 रुपये का। विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू, जिसको चार्ज करना था, विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू, जो रेवेन्यू चार्ज हो गया। यानी सिंपल कहने का मतलब है कि हमने रिपेयर कराया था, तो और वो कहाँ लिख दिया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया। तो आप बोलोगे कि सर रिपेयर तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, उन्होंने गलती क्या की है। यहाँ पे रिपेयर उन्होंने दिखा दिया 10,000, इसमें गलती क्या है, गलती ये है कि जब मेजर रिपेयर कराया जाता है जिससे मशीन में कोई इफेक्ट आ जाए तो उसको हम कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज का मतलब P&L में शो करते हैं, ना कि कैपिटलाइज का मतलब बैलेंस शीट में शो करते हैं, ना कि P&L में। ठीक है, ये मैंने क्लास 11 का डेप्रिसिएशन चैप्टर में समझाया था। तो इन्होंने कहाँ लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर दिया। पहले यहाँ तक की बात करते हैं ना, इन्होंने कहाँ शो कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। द सम इज टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन, और कह रहा है कि उसको कैपिटलाइज करना था। कैपिटलाइज का मतलब है बैलेंस शीट में शो करना था। अब जरा मुझे बताओ, P&L में शो हो गया है, शो करना था बैलेंस शीट के एसेट्स में। एसेट्स में शो करने का मतलब है क्या है कि मशीनरी में ऐड कर दिया जाता है। तो मुझे ज़रा ये बताओ कि अब मैंने P&L में चलो सर दिखा दिया, मान लेते हैं, तो इससे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा। आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड एक एक्सपेंस दिखाया जो कि नहीं दिखाना था। अगर नहीं दिखाते तो प्रॉफिट ज़्यादा आता, यानी इस एक्सपेंस को दिखाने की वजह से ही प्रॉफिट उस साल का कम हो गया है 10,000।
आई बात समझ में? मैं कह रहा हूँ कि 2017 का जो प्रॉफिट है वो 10,000 से कम है, उसको 10,000 से बढ़ा दो। आपने कहा क्यों? मैंने कहा वहाँ पे एक ऐसा खर्चा दिखाया आपने, यानी एक ऐसा एक्सपेंस दिखाया जो नहीं दिखाना था। अगर नहीं दिखाते तो मेरा P&L सही आता। सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि सही प्रॉफिट मेरा निकल सके, उसके हिसाब से मैं गुडविल निकालूंगा। तो रियल प्रॉफिट उस ईयर का कितना आएगा? तो सर इसमें एडजस्टमेंट्स में क्या होगी? तो इस साल क्या करूँगा मैं, इसमें 10,000 प्लस करूँगा, 10,000 क्या कर दूँगा, प्लस कर दूँगा। सर चलो ठीक है, मान लिया। उसके बाद क्या करना है? इसके बाद एक चीज़ और बोलिए। तो जैसे ही आप 10 प्लस करोगे ये चीज़ यहाँ से निकल जाएगी और यहाँ बैलेंस शीट में 10,000 रुपीज़ आ जाएगी। क्या हो जाएगी? बैलेंस शीट में 10,000 रुपीज़ आ जाएगी। अब देखो हुआ क्या है, सारी दिक्कत यहाँ से है। जैसे ही मैंने यहाँ पर 10,000 रुपीज़ शो किया, अब कह रहा है कि सब्जेक्ट टू बी एडजस्टमेंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इस अमाउंट पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना था, जो कि हमने नहीं लगाया। सर आपको कैसे पता नहीं लगाया? यार तुमने बैलेंस शीट की आइटम जब P&L में शो कर दिया है तो बैलेंस शीट में शो नहीं किया, और जब बैलेंस शीट में शो नहीं किया तो डेप्रिसिएशन कहाँ से लगा दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ी, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम पे थोड़ी डेप्रिसिएशन लगता है, बैलेंस शीट के आइटम पे लगता है। और जब उसे तुमने बैलेंस शीट में लिखा ही नहीं था तो डेप्रिसिएशन तुमने लगाया नहीं होगा। अब हमें सर हमने तो लिख दिया, अब तो सही हो गया ना, तो अब सही हो गया तो अब डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो 10,000 का कितना परसेंट निकालूंगा मैं? रेट क्या है सर? 10%। कितना परसेंट? 10%। तो कितना आएगा? इसको कट करोगे तो कितना आएगा सर? 1,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन आएगी। 21 साल की आएगी, इस साल की, तो 1,000 डेप्रिसिएशन हम यहाँ शो करेंगे। तो अब ज़रा मुझे बताओ कि 1,000 तुम डेप्रिसिएशन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना था बट शो नहीं किया। समझो मेरी बात, मैं कह रहा हूँ कि P&L में 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन दिखाना था लेकिन आपने नहीं दिखाया, तो सर हमने अब दिखा दिया। तो जैसे ही आप दिखाओगे तो इससे क्या होगा? प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा? तो सर इससे प्रॉफिट कम हो जाएगा। ऐसा एक्सपेंस जो दिखाना था हमने नहीं दिखाया, तो सर अब दिखा देते हैं। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे? प्रॉफिट कम होगा तो 1,000 यहाँ पे क्या करूँगा? अब प्रॉफिट में से माइनस कर दूंगा। पहले मैंने 10,000 प्लस किया जो प्रॉफिट बढ़ाया, फिर 1,000 माइनस किया जो प्रॉफिट को कम किया। 1,000 मैं क्या करूँगा? प्रॉफिट में से माइनस करूँगा, यानी प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा? 1,000 से फिर से कम हो जाएगा। तो अब मेरा कितना बचेगा? ये लगाना देखो किस मेथड से लगाना है, किस मेथड से लगाना है सर? WDB, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। यानी मेरा कितना बच गया सर? 10,000 था ना, कितना था बैलेंस कितना था? बुक वैल्यू कितनी थी उसकी? तो सर 10,000 था। इस साल डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 1,000 रुपये। कितना बचा है? अभी भी 9,000 बचा है। हमने डेप्रिसिएशन कब लगाया सर? 31 मार्च 2017 को, यानी 2017 को डेप्रिसिएशन लगा दिया और उसकी बुक वैल्यू 9,000 की बची हुई है। अब देखो क्या होगा, हर एक साल उसका डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब ये क्या आ जाएगा? अब ये जाएगा 2018 में चला जाएगा, यानी 2017 को 1 अप्रैल को ओपनिंग बनेगा और फिर 2018 में डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर 2019 में भी डेप्रिसिएशन लगेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 17 में जब गलती है, 17 का तुमने बैलेंस शीट को छेड़ा है, 17 का बैलेंस शीट को चेंज किया है, तो वही मशीनरी का बैलेंस 18 में ट्रांसफ़र होगा और वही उसका बैलेंस 19 में ट्रांसफ़र होगा। तो 18 में भी डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, 19 में भी डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो सर 18 में कितना लगेगा? तो देखो 17 में क्लोजिंग कितना आया था बैलेंस शीट? क्लोजिंग कितना आया था इसका सर? 9,000 रुपये आया था। तो अब क्या करेंगे? 17 में क्या करेंगे हम? 18 में कितना लगाएंगे? 9,000 का 10%। कितना आएगा सर? 900 रुपये। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? मैं 18 में भी क्या करूँगा? 900 रुपये क्या करूँगा? यहाँ से माइनस करूँगा। ठीक है सर, अब इसको माइनस करो, कितना आएगा? 8100। अब इसका फिर 10% कितना आएगा? 810 रुपये। माइनस क्यों कर रहा हूँ मैं? यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना आ गया? यहाँ पे 810 रुपये का डेप्रिसिएशन आ गया। ये दोनों डेप्रिसिएशन है। अब डेप्रिसिएशन तुम दिखाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? उस साल का कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया? ये फर्स्ट एडजस्टमेंट 100% कंप्लीट कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद क्या है? क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2017-2018 वर ओवर वैल्यूड बाई ₹1,000 एंड 2,000। कह रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड हो गई है। क्या गई है? उसकी वैल्यू एक्सेस हो गई है। कितने से सर? तो सर पहले इसने बोला है 2017 का तो 1,000 रुपये और 2018 का 2,000 रुपये। अब सर क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यू कर दी जाए
उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस पे। इधर देखो समझाता हूँ, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन से या अंडर वैल्यूएशन से प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ठीक है ना। देखो ये हमारा है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना। अगर यहाँ पे लिखा है बाई क्लोजिंग स्टॉक, इधर लिखा है ना बाई क्लोजिंग स्टॉक, अब जरा मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक किस साइड लिखा हुआ है, तो सर इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड, है ना। किस साइड लिखा हुआ है, इनकम साइड, यानी इसको क्या बोलेंगे हम, क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। अब मुझे यहाँ पे लिखना था सर 10,000, ये सही अमाउंट है, मैंने उसको क्या कर दिया, ओवर वैल्यू कर दी। ओवर वैल्यू का मतलब बढ़ा दिया, कितना, 11,000 कर दिया। तो क्या होगा, यानी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मैं अगर ओवर वैल्यू करूंगा तो क्या आएगा, तो सर अगर आप यहाँ पे 10 की जगह 11 करोगे तो यहाँ का जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ना, वो ग्रॉस प्रॉफिट जितना पहले आ रहा होगा उससे 1,000 रुपये एक्सेस आएगा। कितना आएगा, एक्सेस आएगा 1,000 रुपीज़, एक्सेस आएगा कितना, 1,000 से एक्सेस आएगा प्रॉफिट। क्यों, अगर सर यहाँ पे आप 15 कर दो तो ये 5,000 ज़्यादा आएगा, यानी जितना आप इनकम साइड इंक्रीज करोगे उतना ही प्रॉफिट मेरा इंक्रीज होगा। यानी एक बात समझ में आती है कि क्लोजिंग स्टॉक आपने बढ़ाया उससे प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उन्होंने गलती से ओवर वैल्यू कर दी है, अब उनकी ओवर वैल्यू की वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, यही ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफर होगा ना, उसी के साथ नेट प्रॉफिट आएगा। यानी जब 1,000 ग्रॉस बढ़ा हुआ है तो 1,000 नेट भी बढ़ा हुआ आएगा। मैं कह रहा हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट 1,000 से इंक्रीज है तो नेट प्रॉफिट भी 1,000 से इंक्रीज ही आएगा, सीधी सी बात है। तो गलती तो यहीं पे की उन्होंने। तो सर हम क्या करें, हम 1,000 प्रॉफिट कम कर देंगे, क्या दिक्कत है बताओ, कोई परेशानी है क्या। हम 1,000 रुपये से प्रॉफिट कम कर देंगे उस साल का जिस साल उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ाई थी। उन्होंने वैल्यू बढ़ाई, उसके वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, हमें प्रॉफिट सही चाहिए, ट्रू प्रॉफिट चाहिए, ट्रू मतलब ओरिजिनल प्रॉफिट चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें गुडविल निकालनी है और हमें ये देखना है कि कंपनी कितना अर्न कर रही है रियल में। ये तो तुम्हारा फालतू का प्रॉफिट तुमने खुद दिखाया बढ़ा के। तुम यहाँ पे 1,000 की जगह 50,000 कर दो, सीधा ऑटोमेटिक प्रॉफिट बढ़े। जितना तुम क्रेडिट साइड इंक्रीज करोगे उतना ही प्रॉफिट मेरा इंक्रीज करेगा। तो सर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से मेरा क्या होता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है। और ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से क्या होता है सर, ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट डिक्रीज होगा। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक किस साइड होता है, डेबिट साइड यानी एक्सपेंस साइड। यानी इस साइड तुम खर्चे साइड अगर बढ़ाते हो कुछ भी तो इस साइड क्या होगा, प्रॉफिट कम होते जाएगा। वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब रिटर्न करके देख लो, घटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा और इसको घटाओगे तो प्रॉफिट घटेगा। उल्टा करके देख लो तो वो भी आ जाएगा। चलो जी, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद तो सर आपने भी कहा कि 1,000 रुपये हम माइनस करेंगे। किस साल माइनस करेंगे, तो ये 31 मार्च 2017 और 2018 कितना, 1,000 रुपये और 2,000 रुपये इन्होंने बढ़ा रखी है, हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सर 2017 ये रहा, यहाँ से 1,000 रुपये क्या कर दो, माइनस कर दो, और 2018 यहाँ से क्या कर दो, 2,000 रुपये माइनस कर दो। सर क्यों माइनस कर रहे हो, अभी तो समझाया। 2017 और 2018 का क्लोजिंग स्टॉक 1,000 रुपये और 2,000 से बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से प्रॉफिट हमारा इंक्रीज आया था, हमने माइनस कर दिया, प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। अब ज़रा एक चीज़ यहाँ पे और है, ध्यान देना यहाँ पे, एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली बात ये है, देखो ज़रा, ये मेरा क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है ना। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, किसी भी ईयर का ले लो, मान लेते 2017 का, ठीक है। और ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट किस साल का है, ये मेरा 2018 का है। अब ज़रा मुझे बताओ, यहाँ पे इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक था उसकी ओवर वैल्यू कर दी थी। ओवर वैल्यू का मतलब क्या है कि सर 10,000 लिखना था बट उन्होंने 11,000 लिख दिया था। तो यही क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान सुनना मैं कह रहा हूँ, 2017 में क्या हुआ था, ओवर वैल्यूएशन हुई थी। ओवर वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि क्लोजिंग को मान लो 10 लिखना था, 11 लिख दिया था, 15 लिखना था, 16 लिख दिया था, 1,000 रुपये से ओवर वैल्यूएशन की गई थी, ठीक है। तो सर यही जो क्लोजिंग स्टॉक है यही तो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग स्टॉक बनेगी। यहाँ पे यही तो ओपनिंग स्टॉक बनता है, पता है ना 11th क्लास वाला, यही ओपनिंग स्टॉक बनेगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि जो क्लोजिंग है प्रीवियस का वही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग है। हाँ सर ये बात समझ में आती है। यानी क्या होगा, अब देखो हुआ क्या है कहानी,
कि 2017 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 2018 का ओपनिंग बन गया। तो 2017 में जो क्लोजिंग स्टॉक था वो था सर ओवर वैल्यूएशन, यानी ज़्यादा वैल्यू थी। तो सेम एज इट इज़ क्या होगा, 2018 का ओपनिंग स्टॉक भी क्या बन जाएगा, ओवर वैल्यूएशन। यानी 2017 का जो ओवर वैल्यूएशन है वो 2018 में ओपनिंग बना। अब उसकी वजह से 2018 का ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ओवर वैल्यूएशन हो जाएगा। 2018 का ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ओवर वैल्यूएशन हो जाएगा। तो सर क्या करें हम, तो यानी कि 2018 में भी आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब ज़रा मुझे बताओ, ओपनिंग स्टॉक की जब ओवर वैल्यूएशन होगी तो क्या करेंगे। सर ओपनिंग स्टॉक है डेबिट साइड, डेबिट साइड मतलब क्या है, एक्सपेंस। और जब एक्सपेंस की ओवर वैल्यूएशन होगा, एक्सपेंस का ओवर वैल्यूएशन होगा तो क्या होगा, यानी प्रॉफिट कम आएगा। सिंपल सी बात है, जब आप एक्सपेंस साइड बढ़ा रहे हैं तो प्रॉफिट कम आएगा। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बढ़ाएंगे। यानी 17 की ओवर वैल्यूएशन की वजह से 18 का ओपनिंग का ओवर वैल्यूएशन हुआ, यानी 18 का प्रॉफिट क्या हो गया, 1000 से कम हुआ है। यानी 18 में हम क्या करेंगे, 1000 प्लस करेंगे। यानी जो यहाँ पे बढ़ा था वही यहाँ पे कम हो गया। यानी 17 में क्या किया मैंने, माइनस, और 18 में क्या करूँगा, प्लस। यानी एक साल का स्टॉक के चेंजेस में नेक्स्ट ईयर भी उसका इफेक्ट आता है। यानी मैं क्या करूँगा, 18 के, यानी जो 18 वाला, ये देखो 2018 वाला जो है, इसमें 1000 का मैं क्या कर दूँगा, प्लस कर दूँगा। एज इट इज़ यहाँ पे देखो 2018 का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ था, तो 2019 का ओपनिंग बढ़ेगा। तो यानी 2019 का क्या हो जाएगा, 2019 का ओपनिंग जो है वो 2000 से क्या आएगा, ओवर वैल्यूएशन आएगा। सर ओवर वैल्यूएशन क्यों आएगा, क्योंकि 2018 का क्लोजिंग ओवर वैल्यूएशन था। तो 2019 का क्या होगा, ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक की वजह से 2019 का प्रॉफिट भी कम आया होगा। तो क्या करेंगे, ये 2000 हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे प्रॉफिट के रूप में। ठीक है, ये देखो ये मेरा ओपनिंग, ये मेरा किसकी वजह से है, ये मेरा है क्लोजिंग स्टॉक की वजह से, ये मेरा है क्लोजिंग स्टॉक की वजह से, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक की वजह से, और ये क्लोजिंग यहाँ ओपनिंग बना, ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है, और ये मेरा ओपनिंग स्टॉक की वजह से ऐसा हुआ है। यानी पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग बनता है। तो फिर अगर किसी का क्लोजिंग स्टॉक में ओवर वैल्यूएशन है तो उसकी 2 साल एंट्री होगी, एक उसी साल में और एक अगले साल के ओपनिंग स्टॉक के हिसाब से भी एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है सर, आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक एकदम? नहीं आया थोड़ा सा बैक करके फिर देखो। चलो जी सर, इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो सबसे इजी है, सबसे लास्ट है। कह रहा है कि कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्जेस 5000 शुड बी मेड फॉर पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कह रहा है कि हर साल हमारा क्या है, हमारा जो कवर मैनेजमेंट है, यानी 5000 रुपये जो खर्चा होना ही होना है, ये हमारा नॉर्मल है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5000 को ऑटोमेटिकली सब में से माइनस कर देंगे। यहाँ से भी 5000 माइनस होगा, इसमें से भी 5000 माइनस होगा, इसमें से भी 5000 माइनस होगा, और इसमें से भी 5000 माइनस होना ही होना है। अब सर प्रॉफिट कितना आएगा, 25 में से 5 ये कितना है सर, 20000 का प्रॉफिट तो यहाँ आएगा। उसके बाद क्या सर, 27 में 10 प्लस करो, कितना आएगा सर, 37 माइनस कितना करना, 1000 और 5000, यानी 7000 माइनस करना, कितना आएगा टोटल सर, 30000 रुपये आएगा टोटल। उसके बाद क्या है, 46,900 में 900 माइनस कर दिया, कितना आएगा 46,000 में 2000 और माइनस करो, कितना आएगा सर 44 में 1 प्लस करो, कितना आएगा 45, फिर 5 माइनस करो, कितना है सर 40,000 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है 40,000 सर। इसमें 53,810 में 810 माइनस करो 53 में 2 प्लस करो 55, फिर 5 माइनस करो, कितना आएगा 50,000। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सर वेट की बात करें तो क्या है सर, 16, 17, 18, 19, तो क्या आएगा 1, 2, 3, 4, चाहे क्वेश्चन में दिया हो ना दिया हो यही आएगा सर। अगर 19, 18, 17, 16 दिया था तो 4, 3, 2, 1, ठीक है, रिवर्स करते। अब टोटल वेट निकाल दो, नंबर दे दो A B C D E F कैसे आएगा सर, D इंटू ई, आप कुछ भी नंबरिंग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। F कैसे आएगा सर, D इंटू मतलब क्या है, ये एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू वेट, इसे हम कहते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। हाँ ये अच्छी बात है, इसे देख लो, इसे हम कहते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या कहते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट।
और यही जो मैंने एडजस्टमेंट सिखाई है यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यही इम्पॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स में ही दिक्कत आती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वहाँ पे क्या था, मैंने जो प्रॉफिट लिखा था उसी प्रॉफिट को इनटू कर दिया वेट से, मेरा आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसको एडजस्टमेंट करना है और जो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा उसको इनटू करना है, ठीक है। वहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इसलिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसमें एडजस्टमेंट्स है। अब देखो 20 इंटू 10 कितना आएगा सर, 20 इंटू 1 कितना आएगा 20,000, 30 इंटू 2 कितना आएगा 60,000 60,000 रुपये, 40 इंटू 3 1,20,000 रुपये, 50 इंटू 4 कितना आएगा 2 लाख रुपया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, टोटल करेंगे। टोटल किसका किसका सर, वेट का और टोटल वेटेज प्रॉफिट का। वेट कितना 43773 10, वेट कितना 10, और ये कितना सर 2 लाख और 1,20,000, 3,20,000, 3,20,000 और 60 कितना होगा सर 3,80,000 और 2 लाख 4 लाख है ना। तो ये 4 लाख रुपये मेरा आ गया टोटल वेटेज प्रॉफिट। अब यहाँ से सर आगे क्या करेंगे, आगे आप सबको पता है बहुत इजी है, हमें निकालना है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। और वेटेज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया पिछले क्वेश्चन में। वेटेज एवरेज प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल वेटेज प्रॉफिट, टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स, डिवाइड बाय टोटल वेट्स। टोटल एवरेज वेटेज प्रॉफिट कितना है सर 4 लाख, 4 लाख रुपए का टोटल वेटेज प्रॉफिट है। टोटल वेट कितना है 10, कितना आएगा सर 40,000, सिंपल है। ये मेरा आ गया टोटल वेटेज प्रॉफिट। सर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, गुडविल निकालना है। गुडविल कैसे निकलेगी सर, तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ठीक है। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट कितना है सर, वेटेज एवरेज प्रॉफिट ये देखो अभी तो निकाला हमने 40,000 40,000 रुपये। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर का क्या मतलब होता है ये मैंने फर्स्ट क्लास में समझा दिया था, ठीक है जी। हमारे पास कितना है सर 3 साल, कहाँ लिखा है 3 साल, ये देखो 3 इयर्स। कैलकुलेशन ऑफ फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स ऑफ परचेजिंग, ठीक है जी। तो सर 3 साल यहाँ पे लिख देते हैं। मेरा गुडविल आ गया 1,20,000 रुपये आ गया, ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो ये हमारा दोस्तों क्या होता है कि हमारा वेटेज एवरेज प्रॉफिट होता है कंप्लीट, ठीक है। और मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिए और कोई कॉन्सेप्ट बचता नहीं वेटेज एवरेज प्रॉफिट का। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करके ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए होती है कि क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अच्छा ये मैंने आपको आई थिंक कहा था 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने के, मैं 2 ही कराए। आई थिंक इसमें मैंने 2 ही सिलेक्ट किए हैं। अगला जो है हमारा टॉपिक उसमें 4 क्वेश्चन हमारे सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे पार्ट 3 में सुपर प्रॉफिट मेथड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सुपर प्रॉफिट मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सुपर प्रॉफिट मेथड है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो सुपर प्रॉफिट मेथड से आए हुए हैं। और सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग कितने करेंगे, पूरे 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो वो भी वीडियो थोड़ी लंबी ही होगी, पहले बता दे रहा हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर हम लोग भी यार मोटिवेशन नहीं मिलती, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो। अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि सर ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं अच्छी नहीं लगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो हमसे पूछो। अगर कोई डाउट पूछना है, कोई भी डाउट आपसे पूछना है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई कर दूंगा, तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। कोई बड़ा डाउट है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, या आप चाहते हो कि डाउट सेशन आपका होता रहे, तो हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं, अपना डाउट डिस्कशन करो एक दूसरे से। अगर कोई भी आपका डाउट नहीं बताता है तो मैं बताऊँगा। टेलीग्राम ग्रुप में करना है कि आप सबको ज्वाइन रहना वहाँ पे,
वहाँ पे अगर कोई आपसे डाउट पूछता है, अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप बताओ, कोई और पूछता है आप पूछोगे, आप कोई और बताएगा। वहाँ पे क्या है कि प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जो सेम क्लास के बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे जो पढ़ने वाले। अगर किसी ने कोई डाउट पूछा और किसी को इसका आंसर नहीं पता तो मैं गारंटी करता हूँ मैं उसकी आंसर दूंगा वहाँ पे ग्रुप में, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड विद 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम करेंगे पार्ट 4 में कैपिटलाइजेशन का, दोनों पार्ट 4 में कर लेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।